हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था पैथोफिजियोलॉजी बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर। उसमें हमने अपनी यूनिट 1 को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो आज हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। इन्हीं दोनों टॉपिक को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड कवर करेंगे। यहाँ पे सिलेबस में देखा जाए तो हमने पार्ट 1 में यानी कि यूनिट के पार्ट 1 में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, होम्योस्टैसिस एंड कंपोनेंट, टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम एंड सेल इंजरी के इंट्रोडक्शन के बारे में कवर कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेसिकली हम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी एंड पैथोजेनेसिस के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे, जिसके अंदर हमारे सेल मेम्ब्रेन डैमेज, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, राइबोसोम डैमेज, न्यूक्लियर डैमेज, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आज अच्छे से हम कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ सेल इंजरी के बारे में, जो कि हमारा पहला टॉपिक होने वाला है। तो अब यहाँ पे जब हम सबसे पहले सेल के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सेल इंजरी के बारे में समझ लेते हैं, तब इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। थोड़ा सा मतलब कि पिछली वीडियो का रिव्यू कर लेते हैं, तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि हम लोगों ने सेल इंजरी में पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मान लो जैसे हमारा कोई भी सेल है, ठीक है, अगर उसका मतलब कि उसका अगर कोई भी नुकसान हो जाता है, यानी कि मान लो जैसे कि अगर आप लोग कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, अगर आप लोग को चोट लग जाती है या फिर सीवियर इंजरी हो जाती है बॉडी में, तो हमारी बॉडी कंप्लीट किससे बनी हुई है? हमारी सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, जिससे हमारी कंप्लीट बॉडी बनती है। तो हमको अगर चोट लगती है तो इनडायरेक्टली हमारी किसको चोट लग रही है? हमारे सेल्स को चोट लगती है। हमारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिनके स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल और फंक्शनल चेंजेस हो जाते हैं। मतलब कि अगर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इन्वायरमेंटल यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अगर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है हमारी बॉडी पे, मान लो अगर चोट वगैरह लग गई तो मतलब कि उसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेल्स कभी कभी मतलब कि रिकवर भी हो जाती हैं। कभी कभी अगर सीवियर इंजरी नहीं होती है तो हमारी जो सेल्स होते हैं वो खुद को रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सीवियर इंजरी होती है सेल्स में तो हमारे यहाँ पे सेल्स डेथ कॉज कर जाते हैं, यानी कि सेल्स मर जाते हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो खुद को रिकवर कर पाएँ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हमने सेल इंजरी में पढ़ी थी। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि सेल इंजरी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम कॉजेज ऑफ सेल इंजरी को यहाँ पे हम ईटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी के नेम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉजेज़ होते हैं जो कि सेल इंजरी को कॉज कर सकते हैं। तो इसको सिंपली स्टडी करने के लिए यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं क्लासेस में, यानी कि ये दो क्लास में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्वायर्ड और एक होता है जेनेटिक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक्वायर्ड कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्वायर्ड कॉजेज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मतलब कि सेल इंजरी आ जाता है हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। बाकी एक्वायर्ड में भी मतलब हमारे कई सारे यहाँ पे सेल इंजरी आ जाती है, उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे ए नंबर हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारी सेल इंजरी हो जाती है। अब सेल इंजरी से और लैक ऑफ ऑक्सीजन से क्या लेना देना है? मान लो जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में हमारी ब्लड को पंप करता है, और ब्लड में हमारे क्या प्रेजेंट है? हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, यानी कि लंग से हमारा ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसकी वजह से हार्ट के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है। तो अगर हमारा यहाँ पे बॉडी से मतलब हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप नहीं करेगा, अच्छे से हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यूज़ प्रेजेंट है, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स होंगे वो मतलब कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। अगर उनको खान पान नहीं मिलेगा, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो जीवित कैसे रहेंगी? ठीक है, वो वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सेल इंजर्ड हो जाएंगे, यानी कि सेल इंजरी हो जाएगी, वो मर भी सकते हैं सेल्स, और ज़्यादा ऑक्सीजन न मिलने की वजह से यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम भी कॉज हो सकती है। ठीक है, अब हाइपोक्सिया को देखें तो हाइपोक्सिया इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सेल इंजरी।
हाइपोक्सिया का मतलब होता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसके, सेल इंजरी, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज कहलाया जाता है सेल इंजरी का। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे बॉडी में अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो बॉडी में जितने भी हमारे सेल्स वगैरह हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेल उस मतलब सेल्स वगैरह अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो वो क्या मतलब जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेन कॉज कहलाता है सेल इंजरी का, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक फंक्शन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी। यानी कि अगर हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट है अगर उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारे यहाँ पे मतलब कि ये सेल्स क्या करता है, जब उनको ऑक्सीजन मिलती है तो वो ऑक्सीजन को गेन करने के बाद क्या करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में और एटीपी को जनरेट करते हैं। एटीपी का मतलब होता है एनर्जी, जिसकी वजह से हमको पूरी बॉडी में एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि ब्लड के थ्रू हमको ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ मिलता है। ठीक है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे सेल्स और टिश्यूज़, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सेल्स एंड टिश्यूज़ तक हमारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब कुछ पहुँच रहा है। ठीक है, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हमारे जो सेल्स होंगे वो एक टाइम के बाद डेथ कॉज कर जाएंगे, ना ही तो वो फिर एटीपी जनरेट करेंगे और ना ही फिर एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होगी, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी होगी वो अच्छे से काम नहीं करेगी और हम लोग ऐसे मतलब इधर उधर पड़े रहेंगे, सुस्त रहेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हाइपोक्सिया का मतलब। हाइपोक्सिया में सिंपल यही है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सेल्स मतलब कि डैमेज हो जाते हैं, सेल इंजरी कॉज होती है और ये मोस्ट कॉमन और मतलब कि इम्पॉर्टेंट कॉज भी कहलाता है हमारी सेल इंजरी का। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है सेकंड, इस्केमिया। तो इस्केमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड यानी कि लो सप्लाई ऑफ ब्लड, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई मतलब बहुत ही कम होता है, लीड्स टू हाइपोक्सिया बिकॉज ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग को पता है कि मतलब ब्लड के थ्रू ही हमको यहाँ पे क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। अब इस्केमिया क्या कंडीशन है जिसमें यहाँ पे ब्लड की सप्लाई ही कम है, अगर हमारी बॉडी में अच्छे से ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हमारी बॉडी ब्लड के थ्रू ही हमको ऑक्सीजन मिल रही है, तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी अच्छे से तो हमारे ब्लड मतलब कि ब्लड के थ्रू हमको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स वगैरह हैं, टिश्यूज़ वगैरह हैं, ना तो वो एटीपी जनरेट कर पाएंगे, ना हमारी बॉडी को मतलब कि ब्लड मिलेगा, ना अच्छे से ना ब्लड प्रोवाइड हो पाएगा, ना ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो सेल्स होंगे वो इंजर्ड कर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे सेल्स कभी कभी क्या हो जाएंगे, डेथ भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में ही हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब ब्लड ही नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ तक। ठीक है, तो ये भी हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया हमारे दो मेजर कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सेल्स डैमेज कर जाते हैं, सेल इंजरी हो जाती है और ये मोस्ट कॉमन भी कॉज कहलाते हैं। ठीक है, तो हाइपोक्सिया में क्या है, कंडीशन आती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस्केमिया में ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये आई होप आप लोग को दोनों समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे हमारा सेकंड आ जाता है फिजिकल एजेंट। अब फिजिकल एजेंट बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक तरीके का मतलब सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी एक ऐसा कॉज है जो कि सेल इंजरी को मतलब कि कॉज कर सकता है, जैसे कि बर्न, ट्रॉमा जैसे कि कभी कभी आप लोग कहीं जा रहे हो या फिर कार, बाइक, साइकिल किसी से भी तो रोड एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से आप लोग को चोट वगैरह लग जाती है, जिसकी वजह से सेल मतलब कि डैमेज हो जाते हैं, सेल इंजरी हो जाती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर चोट लगने की वजह से सेल डेथ भी कॉज कर सकती है, क्योंकि सेल मतलब कि एक हमारी सेल जो है ना वो एक सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, पूरी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, अगर आप लोगों के सेल्स को बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी हो जाती है तो सेल के पास इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि उस चीज़ को हैंडल कर पाए, उस चोट को सह पाए, हैंडल कर पाए, जिसकी वजह से हमारे सेल क्या होते हैं, मरना स्टार्ट हो जाते हैं, सेल डेथ कॉज हो जाती है। बाकी हीट हो गया, कोल्ड हो गया, जैसे ही कभी कभी होता है कि गर्मी के मौसम में कभी कभी बारिश हो गई, गर्मी हो गया, ठंडा मौसम हो गया, तो इसकी वजह से मौसम मतलब हमारे जो बॉडी का एनवायरनमेंट है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच नहीं करता, इक्वल नहीं रहता है, जिसकी वजह से कुछ फिजिकल एजेंट्स की वजह से हमारी सेल इंजरी हो जाती है। जैसे कि आप लोग कभी कभी गर्मी में अक्सर एसी में बैठते हो, ठीक है, एसी में बैठने की वजह से अचानक से आप लोग को धूप में जाना पड़े तो वो जो मतलब कि एटमॉस्फेयर है आप लोग का चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग को सर्दी, जुकाम, खांसी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी वजह से आपकी सेल
के मतलब सेल पे प्रभाव पड़ेगा। आपकी बॉडी की हुई कंप्लीट सेल से बनी हुई है तो सेल इंजरी इसकी वजह से भी कॉज कर सकती है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेडिएशन जैसे कि यूवी लाइट वगैरह, रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेयर या ठंडा गर्म मौसम, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें इसमें आती हैं फिजिकल एजेंट्स में। इन सब चीज़ों की वजह से भी हमारे मतलब कि सेल इंजरी हो सकती है। फिर थर्ड कॉज आ जाता है सेल इंजरी का, केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। अब यहाँ पे केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग की जब हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल्स एंड कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि सेल इंजरी को हमारी बॉडी में कॉज कर सकती हैं। अब जैसे कि दुनिया भर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, पॉइजन्स होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी इंसान के अंदर एंटर हो जाता है, फिर कोई भी मतलब केमिकल पॉइजन वगैरह ले लेता है तो उसकी सेल डेथ कॉज हो जाती है, यानी कि इसकी वजह से सीवियर सेल डेथ कॉज होती है, यानी कि जितने सेल्स होते हैं वो मरने लगते हैं, वहाँ पे सेल डेथ कॉज हो जाती है बॉडी में। अब जैसे कि बहुत सारे केमिकल पॉइजन सब्सटेंसेस होते हैं पॉइजनस, जैसे कि साइनाइड हो गया, आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, एंड कुछ चीज़ें और भी होती हैं जैसे कि ड्रग्स वगैरह में, जैसे हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ऑक्सीजन का ज़्यादा कंसनट्रेशन बढ़ जाना हमारी बॉडी में, ठीक है, उसकी वजह से भी सेल डेथ कॉज कर सकती है। ड्रग अब्यूज़ एंड ओवरडोज, अब जैसे कभी कभी होता है कि बहुत लोग होते हैं कि मतलब ओवरडोजिंग की वजह से उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से सेल डेथ कॉज हो जाती है। अब जैसे ड्रग वगैरह है, कभी कभी टाइम बे टाइम ले लो तो उसका भी गलत प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पर। अब जैसे कुछ नारकोटिक्स वाले हो जाते हैं, नशे वाले हो जाते हैं, तो वो मतलब ड्रग का अब्यूज़ करते हैं, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, ओवरडोजिंग करते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे मतलब केमिकल पॉइजन सब्सटेंसेस ही तो है एक तरीके से, उसकी वजह से भी हमारी बॉडी में सेल इंजरी कॉज हो सकती है, यानी कि सेल डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाता है केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग के बारे में। अब फोर्थ हमारा यहाँ पे आ जाता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। अब इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में, तो हमारी बॉडी में एक तरीके का इम्यून सिस्टम होता है, जैसे कि ये मेन क्या सर्व करता है, ये मेन चीज़ें एक तरीके से हमारी बॉडी में डिफेंस की तरह काम करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड इंजीरियस एजेंट्स। अब जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में कुछ फॉरेन मटेरियल्स आ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ इंजीरियस एजेंट्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा एक तरीके से इम्यून सिस्टम ही काम करता है एज अ डिफेंस, हमको मतलब कि उन सारी चीज़ों से हमको बचाता है, एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे मतलब कि कुछ इनकी वजह से भी इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से भी कुछ यहाँ पे सेल इंजरी कॉज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आ जाता है ऑटो इम्यून डिजीज़, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हो जाता है इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में। अब यहाँ पे फिफ्थ आ जाता है माइक्रोबियल एजेंट्स। अब जैसे कि बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, तो ये बहुत सारे माइक्रोबियल एजेंट्स हैं जो कि अगर एंटर कर जाए बॉडी में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंजेस ला सकते हैं, मतलब कि सेल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारी बॉडी में जैसे कि बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या डैमेज हो रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी डैमेज हो रही है, लेकिन एक तरीके से हमारी बॉडी तो सेल से बनी हुई है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में सेल डैमेज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल इंजरी कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स की वजह से भी कॉज हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल आता है डेंगू इज कॉज बाय फ्लवी वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है। अब जैसे कि डेंगू है तो फ्लवी वायरस मतलब एक टाइप का इंसेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डेंगू आ जाता है, डेंगू हो जाता है इंसान को, तो उसकी वजह से उसके प्लेटलेट वगैरह सब कुछ घट जाती हैं। तो ये कुछ माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, कुछ फंजाई और वायरस होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है और हमारी बॉडी में जितने सेल्स हैं, हमारे सेल्स मरने लगते हैं, सेल्स डेथ कॉज हो जाती है, इसकी वजह से सेल इंजरी कॉज हो जाती है। और इन कोरोना वायरस तो अभी रिसेंट में आया था, आप लोगों ने देखा ही है कि कितने लोग उसमें मतलब कि उनकी डेथ हो चुकी थी, क्योंकि ये मतलब कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिसमें हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हर चीज़ की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, आरबीसी कम हो जाती है, इसकी वजह से हमको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है और कभी कभी डेथ भी कॉज हो जाती है, सेल्स की भी और इंसान की भी, ठीक है। सिक्स आ जाता है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि ये कॉज करता है मेंटल डिसऑर्डर्स, या फिर बहुत लोगों को अल्कोहलिज्म एडिक्शन होता है, मतलब कि अल्कोहल का एडिक्शन होता है, ड्रग्स एंड नारकोटिक्स का होता है, एडिक्टेड होते हैं, स्मोक करने में एडिक्टेड होते हैं, फिर जो पान मसाला, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मतलब कि नुकसानदायक होती हैं, उसकी वजह से उनके अंदर मतलब ये सारी चीज़ें एडिक्टेड होते हैं,
इन सारी चीज़ों का उनको एडिक्शन होता है, जिसकी वजह से उनके मेंटल डिसऑर्डर्स में काफ़ी मतलब कि डिस्टर्बेंस रहता है ब्रेन में, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एग्जाम्पल, उनको एंग्जाइटी रहती है, थोड़ी बहुत डिप्रेशन रहता है, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। इसकी वजह से वो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं, ड्रग्स वगैरह, स्मोक वगैरह करने लगते हैं। उसकी वजह से भी बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं एंड सेल डेथ कॉज हो जाती है। फिर आ जाता है 7th, न्यूट्रिशनल बैलेंस। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कितना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमको विटामिन्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स हर चीज़ की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी कंप्लीट बॉडी एकदम हेल्दी रहती है, ठीक है। अब जैसे कि जो भी हम खाना पानी खा रहे हैं, दाल, रोटी, चावल, सब्जी जो भी हम लोग खा रहे हैं, उसकी वजह से हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो अगर हमारा एक डाइट प्लान अगर अच्छे से नहीं होगा तो हमारी बॉडी में मतलब विटामिन्स की कमी हो जाएगी, प्रोटीन्स की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। इसकी वजह से हमारे सेल्स तक देखो, हमारे सेल्स तक न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें, ब्लड वगैरह, ये सारी चीज़ें पहुंचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमको अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी, उसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाएगी, जैसे कि विटामिन ए है, के, ई एंड मतलब कि विटामिन सी, इन सारी चीज़ों की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और हमारे बॉडी के सेल्स भी डैमेज हो सकते हैं। और जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए, एक्सेस अमाउंट ऑफ लिपिड्स हो जाए, जिसकी वजह से हमको ओबेसिटी एंड एथोक्लोसिस, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल बैलेंस का भी एक ऐसा रोल होता है जो कि यहाँ पे सेल इंजरी को कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये जितने भी सेल इंजरी हैं ये हमारे बेसिकली आते हैं किसके अंदर, एक्वायर्ड कॉजेज़ के अंदर। अब यहाँ पे सेकंड आ जाता है जो कि है जेनेटिक कॉजेज़। अब जेनेटिक मतलब क्या होता है, जो कि मतलब कि जेनेटिक जो रिलेटेड हो हमारे पेरेंट्स से, यानी कि जो चीज़ें हमको पेरेंट्स से मतलब कि मिली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से भी सेल इंजरी कॉज हो सकती है, यानी कि जो चीज़ें हमको पेरेंट्स के थ्रू मिलती हैं वो हमारी बॉडी में ही तो रहती हैं। तो अगर जैसे कि हमारे जीन्स वगैरह में एंड क्रोमोसोम्स में अगर कोई भी मतलब चेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से भी हमारी सेल इंजरी कॉज हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी होती है, जैसे कि पेरेंट्स से जो मिली होती है बच्चे को, जैसे कि इसको हम हेरिडिटी बोलते हैं, थ्रू हेरिडिटी। इसकी वजह से कुछ डिजीज़ेस होती हैं जो पेरेंट्स में होती हैं, उसके बाद आगे चल के बच्चे में भी मतलब कि डेवलप हो जाती हैं। उस टाइम पे मतलब कि ये सेल इंजरी कॉज हो सकती है इन चाइल्ड ऑल्सो, मतलब कि चाइल्ड में भी वही चीज़ कॉज हो सकती है। अब इंसान बीमार रहेगा तो उसके जो सेल होंगे तो वो इंजर्ड ही तो होंगे, अंदर ही अंदर डैमेज होते रहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आता है टेराटोजीन्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ डिफेक्ट एंड सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़ मिलेटस, हाइपरटेंशन। अब जैसे कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहाँ पे, एनीमिया जैसे कि यहाँ पे लैक ऑफ ब्लड, और डायबिटीज़, अब किसी को डायबिटीज़ होती है उसके बच्चे को भी आगे चल के डायबिटीज़ हो जाती है, हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जेनेटिक कॉजेज़ में आती हैं, ठीक है, जो कि सेल इंजरी में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। अब इसका एग्जाम्पल आ जाता है साइटोजेनिक डिफेक्ट, सिंगल जीन डिफेक्ट, स्टोरेज डिजीज डिसऑर्डर विथ मल्टीफैक्टोरियल। तो ये हो जाता है जेनेटिक कॉजेज़, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एक्वायर्ड कॉजेज़, जेनेटिक कॉजेज़, हर चीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा हो जाता है कॉजेज़ ऑफ सेल इंजरी। तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे सेल इंजरी क्या है और किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है और कितने यहाँ पे कॉजेज़ आ सकते हैं। तो इतना अगर आप लोग एग्जाम में लिख के आ जाते हैं तो आप लोग के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा सेकंड होने वाला है पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम पैथोजेनेसिस का मतलब समझते हैं, मतलब एक इस वर्ड से समझते हैं कि पैथोजेनेसिस एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों वर्ड्स को तोड़ दें तो यहाँ पे पैथो मतलब होता है डिजीज़, यानी कि कोई भी बीमारी या फिर कोई भी डिजीज़। जेनेसिस मतलब होता है टू जनरेट, यानी कि किसी चीज़ को जनरेट करना। अब जैसे कि एक तरीके से बोला जाए तो सेल इंजरी में हम क्या पढ़ते हैं, हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं किसी भी चीज़ का, यानी कि वो हमारा कैसे हो रहा है, उसका क्या मैकेनिज़्म है, उस चीज़ को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो मेनली इसका मतलब होता है जैसे कोई भी डिजीज़ होती है तो उसका क्या कॉज होता है, किस कारण से वो हो रही है, और हो रही है तो क्या नुकसान दे रही है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हम मैकेनिज़्म में पढ़ते हैं किसी भी डिजीज़ के बारे में। अब बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी, यानी कि सेल इंजरी की पैथोजेनेसिस को स्टडी करने वाले हैं कि जो सेल इंजरी है वो एक्चुअल में हो क्यों रही है और इसका क्या कारण हो सकता है।
यानी कि मान लो अगर सेल इंजरी हो रही है तो वो किस कारण से हो रही है, किसी कारण से हो रही होगी ना। जैसे सेल हमारा इंजर्ड हो रहा है, उस पर कोई डिफेक्ट आ रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है, किस वजह से डिफेक्ट आ रहा है। और जैसे कि हमारा रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो हमारा सेल होता है वो फिर से रिवर्स हो जाता है, यानी कि फिर से ठीक होने के उसके चांसेस रहते हैं। और इरिवर्सिबल में क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है वो सेल डेथ कॉज हो जाती है उसकी, मतलब सेल मर जाते हैं। तो वो सेल डेथ कॉज क्यों होती है, यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो मेनली हमारे यहाँ पे 4 चीज़ें दी जाती हैं, यानी कि सेल इंजरी में, जिसके वजह से सेल इंजरी मतलब कि जो हमारा सेल है वो डेथ कर जाता है, यहाँ पे 4 चीज़ों की वजह से। तो यहाँ पे जो मतलब कि इंजरी टू सेल में हैव मैनी कॉजेज दैट कैन बी ईदर नोन एज और अननोन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन प्लेज अ कंट्रोल रोल इन सेल इंजरी। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल रोल इन सेल इंजरी। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है किसी भी सेल इंजरी के लिए। अब जैसे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जैसे कि हमने हाइपोक्सिया पढ़ा था, तो उसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो सकती है। और कभी कभी नोन भी हो सकती है, मतलब किसी चीज़ को हम जान भी सकते हैं, और कभी कभी अननोन भी हो सकती है, जिस वजह से हम नहीं जानते हैं और हमारी जो सेल होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी में मेनली 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। पहला आ जाता है सेल मेम्ब्रेन डैमेज, सेकंड माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज, थर्ड राइबोसोम डैमेज एंड फोर्थ न्यूक्लियर डैमेज। तो चलिए इन सबको यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये मतलब मोस्टली इन प्रोसेसेस में हमारे सेल इंजरी में ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया से, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ये हमारा स्टार्ट होता है। किसी भी सेल इंजरी का मतलब मोस्ट कॉमन अगर हम देखा जाए सेल इंजरी का जो कॉज होता है वो हमारा ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। अब ये हमारा रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल मतलब जिसमें हमारे सेल फिर से रिवर्स हो सकते हैं, फिर से ठीक हो सकते हैं। और इरिवर्सिबल मतलब यहाँ पे क्या होती है, सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ कॉज हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को, यानी कि इन चारों चीज़ों को यहाँ पे हम फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे, यानी कि हमारा ये फ्लो चार्ट है, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे समझेंगे। तो अगर जैसे एग्जाम टर्म में अगर देखा जाए तो अगर पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी आता है, तो अगर आप ये वाला डायग्राम मतलब पूरा चार्ट बना के आते हैं तो आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल भी सकते हैं। एंड इस चार्ट में हमारे 2 फ्लो चार्ट कंबाइन है, यानी कि एक रिवर्सिबल वाला भी कंबाइन है और एक इरिवर्सिबल वाला भी, यानी कि एक हमारा रिवर्सिबल वाला भी इसी में है और एक हमारा यहाँ पे इरिवर्सिबल वाला भी है। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो मोस्ट कॉमन मतलब कॉज होता है हमारे सेल इंजरी का, वो होता है हाइपोक्सिया या फिर इस्कीमिया, यानी कि डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। अब जैसे कि जितने भी हमने कॉजेज़ पढ़े थे उसमें हमारा क्या हो रहा था, उसमें हमारी ब्लड की कमी हो जा रही थी, ठीक है। तो जिसमें ब्लड की कमी होगी तो ब्लड की कमी होने की वजह से हमारा ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा हमारे सेल्स तक, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाएगी। और कभी कभी सीवियर स्ट्रेस होने की वजह से, ट्रॉमा होने की वजह से सेल डेथ भी कॉज हो जाएगी। तो मोस्ट कॉमनली हमारा ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, हमारे सेल के लिए, यानी कि ना बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा लो अमाउंट में। हमारा एक मतलब कि एक लेवल तक होना चाहिए, हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स तक पहुंचना चाहिए। तो जो हाइपोक्सिया है यही मेन कॉज होता है सेल इंजरी का, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड की वजह से ही हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, ठीक है। तो यही हो जाता है इसका मेजर कॉज। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मान लो हमारे जब बॉडी में ब्लड पहुंचेगा तो ब्लड के थ्रू हमारी ऑक्सीजन पहुंचेगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ तक जब पहुंचती है तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को गेन करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और एटीपी को जनरेट करते हैं, ठीक है। और एटीपी मतलब हमारी एनर्जी हमारी बॉडी में जनरेट होती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो हमारी एटीपी फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब कि सेल्स हमारे एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, एनर्जी को बनाएंगे नहीं हमारी बॉडी में। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि एटीपी फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी बॉडी में, क्योंकि एनर्जी अगर नहीं बनेगी तो हमारी पूरी बॉडी काम करने लायक नहीं रहती है। क्योंकि हमारी बॉडी में जब एनर्जी नहीं रहेगी तो हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सारी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है जब हमारी बॉडी में एटीपी फॉर्मेशन बनना बंद हो जाता है। अब जैसे कि एक दिन में अगर हम लोग एक दिन खाना खाते हैं, दूसरे दिन अगर मान लो किसी कोई फास्ट रहते हैं, तो पूरा दिन क्या होता है कि हम लोग ऐसे ही हम लोग का चला जाता है बिना कुछ खाए पिए। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि हमारी बॉडी हमारे सेल्स में क्या है, ऑक्सीजन पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारी एटीपी बन रही है। तो अगर हमारे मतलब खान पान हमको मिलेगा ही नहीं तो उसकी वजह से हमारा जो एटीपी है वो फॉर्म ही नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। अब सबसे पहले यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन जब बनना बंद हो जाता है तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है यहाँ पे सोडियम पंप डैमेज, यानी कि सोडियम पंप यहाँ पे डैमेज हो जाता है। अब वो कैसे होता है, सारी प्रोसेस चलिए यहाँ से हम समझते हैं।
अब ये हमारे सेल्स में एक मतलब चैनल प्रेजेंट होता है, फिर इसको हम पंप बोल सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम पंप यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारे सेल के अंदर जो मतलब सोडियम बन रहे होते हैं वो हमारे यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ पे जो रिएक्शन कर रहे होते हैं वो सोडियम जाते हैं यहाँ से बाहर, यानी कि इफ्लक्स होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो हमारे सेल के अंदर आता है, यानी कि इनफ्लक्स होता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही एटीपी फॉर्मेशन बनना बंद हो जाता है तो ये हमारी जो पंप मतलब सोडियम पोटेशियम पंप है वो हमारा यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। अब जैसे कि यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन बनना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ये जो पंप है काम करना बंद कर देगा। तो जो हमारा मतलब सोडियम बाहर जा रहा था, इफ्लक्स हो रहा था, वो हमारा नहीं होगा और सारा सोडियम हमारी इसी सेल में क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे बोल देते हैं इंट्रा सेल्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, यानी कि ध्यान से सुनना, ये वाली सेकेंड प्रोसेस हमारी क्या हो जाती है, जब हमारा सोडियम बाहर नहीं जा पाता है, सेल के अंदर ही रह जाता है, तो यहाँ पे ये हो जाता है इंट्रा सेल्यूलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, यानी कि हमारे सेल में यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लगते हैं, सोडियम इकट्ठा होने लगते हैं। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे जो सोडियम है ये हमारा बहुत ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। ये वाटर के लिए काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। जैसे कि हम आप लोगों को पता है कि हमारे सेल के अंदर साइटोसोल में पूरा क्या भरा होता है, पूरा वाटर भरा होता है, H2O फिल होता है। और अगर हमारा जब यहाँ पे सोडियम मतलब बाहर नहीं, सोडियम आयन बाहर नहीं जा पाएगा और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे हमारा, अब जैसे आप लोग को पता है सोडियम हमारा क्या है, एक तरीके से नमक है। अगर नमक को खुले में छोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसमें मॉइस्ट आ जाता है और वो हमारा पूरा पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ पे सेल के अंदर जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये वाटर के साथ मिलके क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या करेगा, वाटर, एक तो वाटर ही तो है, इसमें हमारी एफिनिटी किसकी है, वाटर की है। तो हमारा जो उस टाइम पे एक्यूमुलेशन होने की वजह से हमारा जो सेल है वो एकदम स्वेल हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। जब यहाँ पे मतलब सेल स्वेल हो जाता है तो यहाँ पे एक तरीके की, इसको हम क्या कह देंगे, सेल इंजरी, जो कि हमारा अलग पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा कैसे सेल स्वेलिंग हुई, आप लोग को पता चल गया होगा कि यहाँ पे हमारा जब एटीपी फॉर्मेशन बनना बंद हो जाता है उसके कारण हमारा जो सेल में सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो यहाँ पे डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो मतलब सोडियम है ना तो वो बाहर जा पाता है और पोटेशियम अंदर नहीं आ पाता है सेल के, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम जो होगा वो एक्यूमुलेट होने लगेगा, इंट्रासेल्युलर एक्यूमुलेशन होने लगेगा सोडियम का। उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने की वजह से यहाँ पे हमारी सेल स्वेलिंग हो जाती है, यहाँ पे हमारा सेल जो होता है वो एकदम स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है सेल स्वेलिंग का कारण। अब यहाँ पे हमारा सेकंड आ जाता है डिक्रीज पीएच ऑफ सेल। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसकी वजह से हमारी एटीपी फॉर्मेशन बनना बंद हो गई, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में ग्लाइकोलिसिस होती है, जिसकी वजह से हमारी एटीपी जनरेट होती है, यानी कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने की वजह से हमारी 30-32 एटीपी जनरेट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे हम ग्लाइकोलिसिस को यहाँ पे हम हाई सोर्स मान सकते हैं फॉर एटीपी जनरेशन, यानी कि यहाँ पे एटीपी को जनरेट करने के लिए हमारा ग्लाइकोलिसिस एक हाई सोर्स कहलाता है। अब जैसे कि यहाँ तो हम समझ गए कि यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन हो गया कम, जिसकी वजह से एटीपी बनना बंद हो गई, ठीक है। अब उस टाइम पे हमारी जो बॉडी होगी वो कुछ ना कुछ तो करेगी ना। तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस करती है, ठीक है। यहाँ पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म करती है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि ऑक्सीजन के बिना ही हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट होना शुरू हो जाती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमको यहाँ पे सिर्फ एनर्जी ही तो चाहिए, तो यहाँ पे एक ना एक तरीके से इनडायरेक्टली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से बिना ऑक्सीजन के भी यहाँ पे एटीपी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि प्रॉब्लम मतलब एटीपी तो जनरेट हो गई, लेकिन यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि अगर किसी चीज़ का कोई प्रॉफिट हो तो उसका काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। इस वाली प्रोसेस में हमारे 2 से 4 एटीपी बनते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा एटीपी यानी कि एनर्जी होना ज़रूरी होता है। अब 2-4 से तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं आती है कि मतलब ये तो एटीपी एक तरीके से हमको चाहिए, एटीपी बना रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब ये लास्ट में लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है, यानी कि लैक्टिक एसिड को बढ़ा देता है हमारी बॉडी में। अब जैसे कि ये हमारा लैक्टिक एसिड है, एसिड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। तो ये क्या करता है, पूरे सेल के इन्वायरमेंट को क्या कर देता है, गड़बड़ कर देता है, और वहाँ पे पूरे सेल के इन्वायरमेंट को कर देता है एसिडिक इन नेचर, यानी कि एसिडिक बना देता है। तो यहाँ पे जब एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है हमारे सेल का, तो यहाँ पे जो पीएच होता है वो हो जाता है डाउन, यानी कि आप लोगों को पता है कि 1 से 6 ही हमारा एसिडिक कहलाता है। तो हमारा पीएच जो होता है वो न्यूट्रल से डाउन चला जाता है एकदम।
तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, ठीक है। यहाँ पे एटीपी ऑक्सीजन की कमी हुई, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ नहीं, बंद हो गया। यहाँ पे फिर जो पीएच होता है सेल का वो हो जाता है डिक्रीज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है और पीएच हो जाता है डिक्रीज, जिसकी वजह से जो सेल का एनवायरनमेंट होता है अंदर का वो हो जाता है एसिडिक, ठीक है। अब थर्ड प्रॉब्लम आती है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे हमारे सेल्स में दो टाइप के यहाँ पे मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा यहाँ पे हो जाता है प्लेन और एक हमारा होता है जिसपे हमारे राउंड राउंड दिख रहे हैं, इस पे हमारे प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को पता चला कि यहाँ पे हमारा मतलब एटीपी जनरेट नहीं हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे सोडियम पंप काम करना बंद कर दिया। उसके बाद सेल का जो मतलब कि यहाँ पे नेचर है वो यहाँ पे हमारा एसिडिक हो रहा है और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो सेल है वो स्वेल करना है, यानी कि फूलने लगता है। उसके मतलब कि इन सब के कारण की वजह से जो रेटिकुलम यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं ये इनसे क्या होते हैं, छूटने लगते हैं, यानी कि डिटैच हो जाते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। एंड यहाँ पे जो हमारे राइबोसोम्स हट रहे हैं तो ये हमारे काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एक तरीके से राइबोसोम यहाँ पे हमारे डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे कि आप लोग को पता है कि राइबोसोम का मेन काम क्या होता है कि ये हमारे प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो जाएगा, उसके बाद जब राइबोसोम्स यहाँ पे डिटैच हो जाएंगे तो यहाँ पे डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि हमारे सेल में प्रोटीन सिंथेसिस बनना रुक जाएगी या फिर कम हो जाएगी। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये तीनों कंडीशन हमने जो यहाँ पे पढ़ी, ये मतलब जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से एंड एटीपी फॉर्मेशन ना होने की वजह से हो रही है, ये तीनों ही कंडीशन यहाँ पे सेल इंजरी को कॉज करती है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो तीनों ही केस होते हैं ये हमारे होते हैं रिवर्सिबल मतलब ये हमारे ठीक किए जा सकते हैं। तो अगर इसको रिवर्सिबल इसीलिए कहते हैं कि अगर हम इस कंडीशन को सुधार ले जाएं, यानी कि अगर हम ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा दें, उसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन सेल तक पहुंचेगा, फिर एटीपी का फॉर्मेशन होने लगेगा और जो हमारा सेल होगा, जो सेल इंजरी होगी वो हमारी हो जाएगी रिवर्सिबल, यानी कि फिर से नॉर्मल स्टेज पे हमारे सेल आ जाएंगे। यानी कि जो स्ट्रेस पड़ रहा था इसको यहाँ पे हम कम कर देते हैं, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाते हैं, एटीपी जनरेट होती है और यहाँ पे हमारा सेल फिर से रिवर्सिबल हो जाता है। अब कंडीशन आती है यहाँ पे सेकंड, जो कि होती है इरिवर्सिबल, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहता है, लॉन्ग पीरियड के लिए सीवियर स्ट्रेस रहता है, उसमें हमारी जो इरिवर्सिबल यानी कि जो हमारे सेल होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं हो पाते हैं और सेल डेथ कॉज हो जाती है। मान लो जैसे कभी कभी बहुत ज़्यादा भयानक एक्सीडेंट वगैरह हो गया, फिर काफ़ी ज़्यादा चोट वगैरह लग गई, तो उसमें जो सेल होते हैं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हैं और सेल डेथ कॉज हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने की वजह से, सीवियर डैमेज होने की वजह से, सीवियर स्ट्रेस होने की वजह से जो सेल होता है वो रिवर्सिबल नहीं हो पाता है, वो इरिवर्सिबल होता है, यानी कि डायरेक्ट उसकी मतलब सेल डेथ कॉज हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे जो स्ट्रेस वगैरह है, जो ट्रॉमा वगैरह है, जब वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रहता है, यानी कि सीवियर स्ट्रेस रहता है सेल्स पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल होता है यानी कि कैल्शियम पंप होता है वो भी यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पे मतलब एक तरफ यहाँ पे कैल्शियम चैनल या फिर कैल्शियम पंप भी होता है, तो यहाँ पे जब कैल्शियम यानी कि जब कैल्शियम पंप काम करना बंद कर देता है तो जो कैल्शियम होता है उनका इफ्लक्स नहीं हो पाता है, यानी कि वो बाहर नहीं आ पाते हैं और यहाँ पे कैल्शियम भी इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या क्या होने लगा, सोडियम भी इकट्ठा होने लगा, कैल्शियम भी इकट्ठा होने लगा। तो जब यहाँ पे कैल्शियम इकट्ठा होने लगता है तो उस टाइम पे जब कैल्शियम पंप जब काम नहीं करता है तो सेल के अंदर कैल्शियम इकट्ठा होता है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन साइटोसोल, यानी कि कैल्शियम का एक्यूमुलेशन यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं, मतलब कि कैल्शियम यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं किसमें, साइटोसोल में। अब यहाँ पे कैल्शियम के मतलब कि बढ़ने की वजह से, एक्यूमुलेट होने की वजह से यहाँ पे ढेर सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो हो जाते हैं एक्टिवेट। अब यही जो मतलब एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स है, जब यही सारे जो एंजाइम्स होते हैं यही सबसे ज़्यादा काम ख़राब करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं एंजाइम्स, एक होता है प्रोटीएज, सेकंड होता है एंडोन्यूक्लियस और थर्ड होता है फॉस्फोलाइपेज। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि कहीं भी अगर एज लगा है यानी कि ASE लगा है तो यहाँ पे बात होती है किसी भी एंजाइम्स के बारे में। अब जैसे कि बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होते हैं, हमको हेल्पफुल मतलब होते हैं, हमारे लिए कामदायक होते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ख़राब होते हैं। अब यहाँ पे जो प्रोटीज एंजाइम होता है ये डैमेज करेगा प्रोटीन्स को, फिर एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डैमेज करता है DNA को, और फॉस्फोलाइपेज होता है वो सेल मेम्ब्रेन को, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसको डैमेज करने का काम करता है।
तो एक तो जैसे कि यहाँ पे हो ही रहा था कि हमारा जो प्रोटीन था वो बनना, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बनना बंद, मतलब कम हो गई थी। लेकिन यहाँ पे इरिवर्सिबल में क्या होता है, यहाँ पे प्रोटीएज एंजाइम की वजह से यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है, यानी कि रुक जाता है और डैमेज कर देता है प्रोटीन को। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है। डैमेज मतलब एकदम ख़राब हो जाना, काम करना बंद कर देना, ठीक है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी टाइम के लिए होता है, और यहाँ पे हमारी ये कैल्शियम चैनल वगैरह है, ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं और चीज़ें इकट्ठा होना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारा जो सेल होता है वो हैंडल नहीं कर पाता है और हमारे यहाँ पे सेल डैमेज हो जाता है, सेल यहाँ पे डेथ कॉज कर जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है इरिवर्सिबल का फंडा, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप लोग को रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल का फंडा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा चार्ट है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी ये ईजी है, ये वाला पूरा किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, और ये वाला पूरा किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए। अगर ऐसे अटैच करके बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ये डायग्राम भी बना देंगे तब भी आप लोगों के लिए अच्छा होगा, समझने में भी, और वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम में अगर बना के आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।